हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज के इस वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर का, दैट इज़ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडीज़। एग्जैक्टली हम इस चैप्टर में देखेंगे सेंटर ऑफ मास एंड इट्स कैलकुलेशन। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्या होता है और उसकी कैलकुलेशन कैसे हम करते हैं वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। आफ्टर दैट हम देखेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंटम कंजर्वेशन। आफ्टर दैट रिजिड बॉडीज़ का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ सम रिजिड बॉडीज़ जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम देखेंगे, इट्स वैल्यू फॉर कॉमन शेप्स। कुछ कॉमन जियोमेट्रिकल शेप्स होती है उनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या होता है वो देखेंगे। रेडियस ऑफ जाइरेशन देखेंगे एंड पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम्स जो है उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट टॉपिक एंड जो पहला टॉपिक है दैट इज सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल्स को अंडरस्टैंड करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास सेज। सेंटर ऑफ मास जो है इसका मतलब क्या होता है अंडरस्टैंड करना। हम सेंटर ऑफ मास एक सिस्टम जब होता है, फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है, उस सिस्टम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स अटैच्ड है, उस सिस्टम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है और हर एक ऑब्जेक्ट का एक मास है, तो हम उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बोलेंगे ये वो पॉइंट है दैट मूव्स व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस आर अप्लाइड ओवर द सिस्टम। फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर एक बॉक्स है, इस बॉक्स में एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। अब इनका कुछ मास होगा m1, m2 एंड m3। जब मैं इस ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करूंगा, अप्लाई करूंगा, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसकी कौन सी पोजीशन, इसका कौन सा मास, एक्चुअली कौन सा पॉइंट यहाँ पर मूव करेगा, दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास। उस पॉइंट को मैं बोलूँगा ये पॉइंट जो है ये सेंटर ऑफ मास है। और इन अदर वर्ड्स मैं बोल सकता हूँ सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है wherein all the masses are supposed to be concentrated। जहाँ पर हम ये सपोज करते हैं, जहाँ पर हम ये एज्यूम करते हैं कि इसका जो सारे के सारे मासेस जो है वो उसी पॉइंट पे प्रेजेंट होते हैं। ये बात क्लियर है। तो ऑब्वियस सी बात है जब मैं एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूँगा किसी ऑब्जेक्ट पे तो जहाँ पर उसका मास होगा मास ही मूव करेगा। ठीक है, अब देखो सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल्स। अगर हमारे पास एक सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट यहाँ पर एक मास है, इसको मैं नाम दूंगा m1, यहाँ पर है m2, यहाँ पर है m3, यहाँ पर है m4 और ये फॉर एग्जांपल n पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर है mn। n पार्टिकल्स ऐसे ही है, सबका कुछ मास है m1, m2, m3। ठीक, ये जो पॉइंट है इसको मैं नाम दूंगा पॉइंट O। m1 जो है ये फॉर एग्जांपल r1 डिस्टेंस पे है, ये r2 डिस्टेंस पे है, ये r3 डिस्टेंस पे है, ये r4 डिस्टेंस पे है, ये r5 डिस्टेंस पे है और ये rn डिस्टेंस पे है। ठीक, अब अगर मुझे इस केस में यहाँ पर सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करना होगा ऑफ दिस सिस्टम, ये जो सिस्टम है इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो मैं बोलूँगा ये वो वाला पॉइंट होगा जहाँ पर मैं ये एज्यूम करूँगा कि सारे के सारे मासेस जो है इनका इफेक्ट जो है वो कंसंट्रेटेड है एट सर्टेन पॉइंट। ठीक है, अगर मुझे उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना होगा मैं कैसे करूँगा, मैं बोलता हूँ आर सेंटर ऑफ मास। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ आर सेंटर ऑफ मास, दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट विल बी गिवन बाई m1 मास 1 मल्टीप्लाइड बाई इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका जो पहला वेक्टर होगा r1 उसको मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा प्लस m2 r2 प्लस डैश 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 और इसी तरीके से mn rn। ये जो सारे हैं मास मल्टीप्लाइड बाई द डिस्टेंस, इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा और इनको मैं ऐड करूंगा और डिवाइड मैं इसको किससे करूंगा, सारे के सारे मास से, दैट मीन्स m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 एंड mn। जितने भी मासेस होंगे उनका मैं यहाँ पर ऐड करूंगा। तो ये मेरी एक जनरल फार्मूला बन जाएगी। अगर मेरे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे एक सिस्टम में तो उस सिस्टम का मैं सेंटर ऑफ मास जो है वो कैसे फाइंड आउट करूंगा। ठीक, अब देखिए अंडरस्टैंड करना, ये पोजीशन वेक्टर इस तरीके से मैं फाइंड आउट करता हूँ सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास जो है वो किस पॉइंट पे होगा इस फार्मूला से मुझे निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको याद रखना है एक इंपॉर्टेंट फार्मूला। फार्मूला क्या है, अगर मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें दो ही पार्टिकल्स है, ठीक, जिसमें दो ही पार्टिकल्स है, फॉर एग्जाम्पल एक टू पार्टिकल सिस्टम है मेरे पास जिसमें ये एक पॉइंट है, यहाँ से अगर मैं लेफ्ट साइड को देखूंगा यहाँ पर एक m1 मास है, अगर मैं राइट हैंड साइड को देखूंगा यहाँ पर मेरा m2 मास है। ठीक है, ये r1 डिस्टेंस पे है, ये r2 डिस्टेंस पे है। तो अगर मुझे सेंटर ऑफ मास r सेंटर ऑफ मास देखना होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास देखना होगा, मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, मैं बोलूंगा r सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू m1
मास 1 मल्टीप्लाइड बाई इट्स पोजीशन वेक्टर 1 प्लस मैं देखूंगा मास 2 मल्टीप्लाइड बाई इट्स पोजीशन वेक्टर 2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक, अब यहाँ पर एक स्पेशल केस बनता है, अगर इन केस मेरा जो m1 है, अगर मेरा m1 है वो इक्वल टू होगा m2 के, अगर मेरे दोनों मासेस इक्वल होंगे तो इन दैट केस मैं लिख सकता हूँ r सेंटर ऑफ मास, जो पोजीशन होगी सेंटर ऑफ मास की, दैट विल बी इक्वल टू m में कॉमन लूंगा, दिस विल बी r1 प्लस r2 और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट विल बी r सेंटर ऑफ मास, दैट विल बी इक्वल टू r1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखना, अगर मेरे पास, अब इसको प्रैक्टिकली देखो, अब इसको प्रैक्टिकली देखो, इस वाली एग्जांपल को, अगर मेरे पास एक सिस्टम आएगा कुछ इस तरीके से, मेरे पास एक सिस्टम है, ये इसका मिड पॉइंट है फॉर एग्जांपल O, यहाँ से एक पॉइंट है, मास मैंने यहाँ पर अटैच किया है m1 और इस साइड से भी सिमिलर मास है, उसको भी मैं नाम दूंगा m1। ठीक है, तो अगर मुझे इस सिस्टम का क्या देखना होगा, सेंटर ऑफ मास, तो क्वेश्चन तो ये वाली जो डेरिवेशन बोल रही है, ये बोल रही है जो सेंटर ऑफ मास होगा दैट विल बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द पॉइंट, जो किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, दैट मीन्स r1 ये है r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई 2। इनके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं उनको हम यहाँ पर सिंपली सम करेंगे और उनको हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से। इस तरीके से हम यहाँ पर फाइंड आउट, जब एक सिस्टम होगा जिसमें बहुत सारे मासेस प्रेजेंट होंगे, हमने देखा कि हम वहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब अगर हमें मोशन देखनी होगी, मोशन जो होती है सेंटर ऑफ मास की, सबसे पहले लेट मी रिमाइंड यू, हमने अभी देखा क्या, r सेंटर ऑफ मास जो होता है वो होता है m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डैश 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 mn rn, दैट मीन्स मास मल्टीप्लाइड बाई इट्स पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाई टोटल मास, उसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल M से। याद रखना ये जो कैपिटल M है ये यहाँ पर बन जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डैश 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 mn, जितने भी हमारे पास इंडिविजुअल मासेस होंगे उनका हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब अगर मुझे यहाँ पर मोशन के केस में, अगर मुझे यहाँ पर वेलोसिटी देखनी होगी, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी को मैं कैसे फाइंड आउट करता हूं, मैं बोलता हूं d बाई डी टी ऑफ x और d बाई डी टी ऑफ पोजिशन। ठीक है, तो अगर मैं इसकी डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी, और मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी विल बी इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ r सेंटर ऑफ मास, वही मेरे पास आ जाएगा 1 बाई m को मैं बाहर लिख सकता हूं, मेरे पास बचेगा m1 मल्टीप्लाइड बाई d बाई डी टी ऑफ r1, सिमिलरली प्लस m2 अंदर रहेगा d बाई डी टी ऑफ r2 प्लस mn d बाई डी टी ऑफ आर एन। अंडरस्टैंड करना, ये 1 बाई m में ऐसे ही लिख सकता हूं, और अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा m1 d बाई डी टी ऑफ r1, क्या मैं इसको लिख सकता हूं v1, ऑब्वियस सी बात है, प्लस m2 ऐसे ही है d बाई डी टी ऑफ r2, क्या मैं इसको लिख सकता हूं m2, क्या मैं इसको लिख सकता हूं v2, दैट मीन्स d बाई डी टी डिफ्रेंसिएशन ऑफ r2 विद रेस्पेक्ट टू टाइम, पोजीशन वेक्टर ऑफ r2 विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 2, राइट। इन द सिमिलर वे मैं लिख सकता हूं प्लस mn एंड d बाई डी टी ऑफ आर एन, इसको मैं लिख सकता हूँ vn। आई होप दैट्स क्लियर, इस तरीके से मैं सेंटर ऑफ मास जो है उसकी वेलोसिटी को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं इसको जनरली लिखूंगा, अगर मैं इसकी एक जनरलाइज्ड फार्मूला यहाँ पर लिखूंगा, मैं लिख सकता हूँ सेंटर ऑफ मास जो होता है, v सेंटर ऑफ मास जो होता है वो होता है mi इसी की समेशन जब हम करेंगे, i कहाँ से चलेगा, i विल बी रनिंग फ्रॉम 1 to n, जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स होंगे डिवाइडेड बाय द होल मास दैट विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल M ओवर हियर, राइट। इन द सिमिलर वे दिस वाज ऑल अबाउट वेलोसिटी। अगर मुझे यहाँ पर एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना होगा, ऑब्वियस सी बात है, एक्सेलरेशन हम लिखते हैं d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, वेलोसिटी को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे हमारे पास आएगी एक्सेलरेशन, तो उसको अगर मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट करूंगा तो सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो मेरे पास आ जाएगी a1 m1 प्लस m2 a2 प्लस m3 दिस विल बी a3 प्लस डैश 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 दिस विल बी mn
मल्टीप्लाइड बाई ए एन होल डिवाइडेड बाई दिस विल बी कैपिटल एम। और याद रखना ये जो कैपिटल एम है ये यहाँ पर बन जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डैश 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 एंड mn तक। जितने भी हमारे पास इंडिविजुअल मासेस होंगे उन सब का जब हम समेशन करेंगे, उन सब का जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल एम। तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल एम। अब एक बात मैं यहाँ पर आपको बोल दूँ, हमने न्यूटन सेकंड लॉ भी पढ़ा है। न्यूटन सेकंड लॉ में हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है फोर्स जो होता है वो होता है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। फोर्स होता है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो इन दिस केस अगर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, जो एक्सटर्नल फोर्स अगर हम कभी अप्लाई करेंगे उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? उसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय मास, दैट मीन्स द टोटल मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी जो एक्सेलरेशन होगी उससे हम यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा, दैट मीन्स आइसोलेटेड सिस्टम हम किसको बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम हम उस सिस्टम को बोलते हैं जहां पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो 0 के बराबर आता है। नेट एक्सटर्नल फोर्स जब 0 के बराबर आएगा हम बोलेंगे वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। जब आइसोलेटेड सिस्टम आएगा दैट मीन्स ये वाली टर्म जो है ये 0 के इक्वल टू आ जाएगी। ठीक, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं m, एक्सेलरेशन को मैं लिखूंगा d बाई डी टी ऑफ v सेंटर ऑफ मास, दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब m जो है ये एक कांस्टेंट है, जब मास होगा तभी हम इसको सिस्टम बोलेंगे, तो मास तो 0 के इक्वल टू नहीं हो जाएगा। दैट मीन्स यहां पर जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी यहां पर कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट क्या है? 0 के इक्वल टू आ जाती है। डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट जो होती है वो किसके इक्वल टू आ जाती है? 0 के इक्वल टू आ जाती है। आई होप दैट्स क्लियर एज वेल। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन को हम यहाँ पर कैसे देखेंगे? अंडरस्टैंड करना। अब अगर मेरे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है जिसमें बहुत सारे मासेस प्रेजेंट है, जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है और हर एक पार्टिकल का अलग अलग मास है, लाइक m1 m2 m3 m4 एंड डैश 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 mn तक। ठीक है, और उनकी कुछ वेलोसिटीज है, दैट मीन्स एक मोशन में है एक सिस्टम। ठीक, तो अगर मैं उस सिस्टम का, फॉर एग्जाम्पल ये एक सिस्टम है, ठीक, इसमें एक मास है m1 और इसकी वेलोसिटी है v1, इसमें और एक मास है m2, इसकी वेलोसिटी है v2, इसमें और एक मास है m3, इसकी वेलोसिटी है v3। अंडरस्टैंड करना। अगर मैं इस वाले सिस्टम का मोमेंटम देखने की कोशिश करूंगा तो ये जो पार्टिकल है इस पे अलग मोमेंटम आ जाएगा, इसका अलग मोमेंटम होगा, इसका अलग मोमेंटम होगा। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर मैं इस सिस्टम का मोमेंटम फाइंड आउट करूंगा मैं बोलूंगा मोमेंटम टोटल विल बी द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल मोमेंटम्स, राइट। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं दिस विल बी इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस डैश 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 pn। जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स हैं उन सब का हम यहां पर मोमेंटम लेंगे। इस p1 के इंस्टेड क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं m1 v1 प्लस क्या मैं इसके बदले यहां पर लिख सकता हूं m2 v2 प्लस क्या मैं इसके बदले यहां पर लिख सकता हूं m3 v3 प्लस डैश 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 कहां तक? mn vn तक। मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी वही होता है हमारा मोमेंटम। ठीक, अब हमने वेलोसिटी का पढ़ा है, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास वो किसके इक्वल टू होता है? वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास जो है वो होता है 1/m। कैपिटल M जब हम बाहर निकालते हैं अंदर हम क्या रखते हैं? हम रखते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डैश 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 mn vn। आई होप दैट्स क्लियर, आई होप दैट्स क्लियर। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ m जो होता है ये टोटल मास होता है। ठीक है, ये जो m है ये यहाँ पर टोटल मास है। तो क्या मैं लिखूंगा जो मोमेंटम आएगा वो आएगा मेरे पास m, that means the total mass multiplied by v center of mass multiplied by the velocity of center of mass, simply mass multiplied by the velocity of center of mass। जिस तरीके से हम लीनियर मोशन में पढ़ते हैं जो मोमेंटम होता है ये होता है मास टाइम्स वेलोसिटी। सिमिलरली एक सिस्टम में कैसे हम देखेंगे? हम बोलेंगे एक सिस्टम का जो मोमेंटम होगा दैट विल बी द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। और टोटल मास क्या होता है? सारे जो पार्टिकल्स हैं उनका इंडिविजुअल मास, उसको हम सम करेंगे मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, अब अंडरस्टैंड करना, जब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पढ़ते हैं वो किसके इक्वल टू आता है? वो आता है फोर्स के इक्वल टू। दैट मीन्स मैं लिखता हूँ d बाई डी टी ऑफ p, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको मैं कैसे लिखता हूं? इसको मैं लिखता हूं m एंड dv बाई
डी टी, ठीक, जहां पर m कांस्टेंट होता है, और यही मेरा होता है m dv/dt के इंस्टेंट में लिखता हूं एक्सेलरेशन, और यही मेरा होता है फोर्स एक्सटर्नल, ठीक। अब अगर मेरे पास फोर्स एक्सटर्नल 0 आ जाएगा, दैट मीन्स जब मेरे पास फोर्स एक्सटर्नल 0 आ जाएगा, दैट मीन्स d/dt ऑफ p जो है ये 0 के इक्वल टू आ जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया 0 कब आता है, डिफरेंशिएशन सिर्फ एक कांस्टेंट की 0 आती है, दैट मीन्स p जो है ये कांस्टेंट है, यहां पर ये कांस्टेंट है। और अगर p कांस्टेंट है तो उसी को मैं बोलूंगा जब भी एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, दैट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो 0 के इक्वल टू आ जाता है। इन दैट केस जो मोमेंटम इनिशियल होता है वो मोमेंटम फाइनल के इक्वल टू आ जाता है। जो मोमेंटम होता है ये कंजर्व्ड रहता है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। आफ्टर दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ सम रिजिड बॉडीज, अगर हमारे पास कुछ रिजिड बॉडीज होंगी उनका सेंटर ऑफ मास हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडीज को फाइंड आउट करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ए रिजिड बॉडी। एक रिजिड बॉडी क्या होती है, एक रिजिड बॉडी हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन ए रिजिड बॉडी एज ये ऐसी बॉडी होती है विच डज नॉट अंडरगो एनी चेंज इन इट्स वॉल्यूम when external forces are applied on it। एक ऐसी बॉडी, फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक बॉक्स है, अगर मैं इस पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा तो अगर इसका वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होगा, जो है वो भी चेंज नहीं होगी, तो इस बॉडी को मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये जो बॉडी है ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं एक रिजिड बॉडी पे, जो डिस्टेंस होती है बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स एक बॉडी के, दैट विल रिमेन सेम, दैट विल रिमेन अनचेंज्ड, क्योंकि यहाँ पर शेप ही चेंज नहीं होती है, ना यहाँ पर वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास जो होता है, जिस तरीके से हम सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने देखा कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसी तरीके से एक रिजिड फॉर ए रिजिड बॉडी सिस्टम, जब हमारे पास एक रिजिड बॉडी होगी, अगर हमें उसका एक्स सेंटर ऑफ मास देखना होगा, वो होता है 1/m के इक्वल टू √x dm, ये बात याद रखना। अगर मुझे y सेंटर ऑफ मास देखना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/m √y dm। इस तरीके से अगर मुझे z सेंटर ऑफ मास देखना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/m, दैट मीन्स 1 total mass of the system multiplied by √z and this will be dm। I hope that's clear, simple था। आफ्टर दैट यहाँ पर मैंने लिखा है सेंटर ऑफ मास ऑफ सम रिजिड बॉडीज। कुछ रिजिड बॉडीज जब हमारे पास होती है उनका सेंटर ऑफ मास कैसे क्या होता है, डायरेक्टली आपको याद रखना है, ठीक। एक यूनिफॉर्म रॉड जो होती है उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, याद रखना। जब एक यूनिफॉर्म रिजिड बॉडी होगी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए बी, ये एक यूनिफॉर्म रिजिड रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा दैट विल बी एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट ऑफ दैट रॉड, दैट विल बी एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ दैट रॉड। आई होप दैट्स क्लियर। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगल होगा तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा दैट विल लाई ऑन द सेंटर, वो यहां पर सेंटर पे लाई करेगा। सिमिलरली अगर मेरे पास एक सर्कल होगा तो सर्कल के केस में भी जो सर्कल का जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ मास जो है वो यहां पर लाई करेगा। आफ्टर दैट अगर मेरे पास एक यूनिफॉर्म स्क्वायर है, तो यूनिफॉर्म स्क्वायर जो है इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी यहाँ पर सेंटर पे ही लाई करेगा, वो भी सिंपली सेंटर पे ही लाई करेगा। आई होप दैट्स क्लियर एज वेल। इसके बाद सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्क्यूलर रिंग, अगर मेरे पास यहाँ पर एक पूरा सर्कल बनाया है, अगर मेरे पास अब सेमी सर्क्यूलर होगा दैट मीन्स इसका आधा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये वाला पोर्शन जो ऊपर वाला पोर्शन है, दिस द सेमी सर्क्यूलर रिंग, अगर मुझे इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना होगा, ऑब्वियस सी बात है इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेंटर में होगा, कुछ इस पॉइंट पे होगा। अब ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमें पता है दिस इज एक्चुअली आर। ये वाला जो डायमीटर मैंने यहाँ पर डाला, इस डायमीटर से लेके यहाँ सर्कमफ्रेंस तक ये यहाँ पर क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी। और ये जो हाइट है दिस हाइट विल बी इक्वल टू ट्वाइस आर डिवाइडेड बाई पाई। दिस r will be equal to this point will be equal to 2r divided by pi। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा ये इस हाइट, इसको मैं नाम दूंगा h, तो मैं बोलूँगा इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो h पे होता है, और h की वैल्यू क्या होती है 2 times रेडियस डिवाइडेड बाई पाई, 2 times रेडियस डिवाइडेड बाई पाई। अब अगर मेरे पास ये थी यूनिफॉर्म सेमी सर्क्यूलर रिंग, अगर मेरे पास यूनिफॉर्म सेमी सर्क्यूलर डिस्क होगी, याद रखना
अगर मेरे पास यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क होगी तो इन दैट केस इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पर होगा। फॉर एग्जांपल ये लाइन यहाँ से इस तरीके से जुड़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं ये बोलूँगा यहाँ पर कुछ सेंटर पे होगा। ठीक, जब सेंटर पे होगा, जब इसके सेंटर पे लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास जब इसके सेंटर पे लाई करेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको भी नाम दूंगा, ये कुछ h हाइट पे लाई करता है फ्रॉम द बॉटम लाइन, फ्रॉम द डायमीटर लाइन, राइट। तो उसको मैं फाइंड आउट कैसे करूँगा, वो h जो होता है वो होता है 4r डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स पाई के इक्वल टू 4/3r बाई पाई, इसके इक्वल टू होता है। ये भी आप यहाँ पर याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन इससे आता है। आफ्टर दैट अगर हमारे पास होगा हेमिस्फेरिकल शेल, हेमिस्फेरिकल शेल जब हमारे पास होगी तो फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर बात 3D में मैं नहीं बना सकता, अगर मैं इस तरीके से बनाऊंगा, आप इसको कंसिडर कीजिए ये हेमिस्फेरिकल शेल है, ठीक है। अगर हमें इसका क्या करना होगा, सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना होगा, वो भी कुछ इस तरीके से सेंटर में होगा, और वो जो सेंटर होता है सिंपली r/2 के इक्वल टू होता है, ठीक है। ये हेमिस्फेरिकल शेल के केस में होता है, तो इसको मैं नाम दूंगा यहाँ पर, मैं बोलूँगा h विल बी इक्वल टू r/2। ये वो पॉइंट है जहाँ पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा फॉर दिस पर्टिकुलर फिगर, राइट। आफ्टर दैट सॉलिड हेमिस्फीयर, अगर मेरे पास अब क्या होगा, अगर मेरे पास एक सॉलिड हेमिस्फीयर होगा, ठीक, अब उसको भी मैं 3D में नहीं बना सकता, कुछ इसी तरीके से मैं बनाऊंगा, तो उसका भी यहाँ पर सेंटर पे होगा सेंटर ऑफ मास, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं h विल बी इक्वल टू 3r/8, 3r/8, दैट्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इस तरीके से आपको कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स मैंने आपको यहाँ पर बताई। एक मैंने बताई यहाँ पर सॉलिड हेमिस्फीयर अगर हमारे पास होगा, अगर हमारे पास हेमिस्फेरिकल शेल होगी, और अगर हमारे पास यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क होगी, अगर हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग होगी, एंड उससे पहले मैंने और बताए यूनिफॉर्म रॉड के केस में यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और सर्कल प्लेट, इसके बारे में, ठीक है। इन दीज पर्टिकुलर केसेस हम सेंटर ऑफ मास जो है उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, इनफैक्ट आपको ये डायरेक्टली रिमेंबर करना है, राइट। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिफाइन कैसे करते हैं, हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, दिस इज द it measures an object's resistance to change in its rotation। एक ऑब्जेक्ट जब रोटेशन दिखाता है तो अगर उस रोटेशन में कुछ रेजिस्टेंस आएगी, जितनी भी रेजिस्टेंस उस रोटेशन में आएगी उसको हम बोल देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस पर्टिकुलर चीज को हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। इट्स प्रॉपर, ये अपोज करता है एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशन, ठीक। तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पर्टिकुलरली बात करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिनोट करते हैं आई से, ये बात भी याद रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिनोट करते हैं आई से। इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है हमारे पास, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसके अराउंड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कुछ चीजें रोटेट करती है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल दिस इज m1, और इस m1 की जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस एक्सिस वो है r1। सिमिलरली यहाँ पर है और एक m2 ऑब्जेक्ट, इसकी डिस्टेंस है r2। सिमिलरली और एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर m3, इसकी डिस्टेंस है r3। अगर मुझे इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना होगा, मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, मैं बोलता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको मैं डिनोट करता हूँ I से, दैट विल बी इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर। सिंपली दैट मीन्स मास मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर ऑफ इट्स पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। उन्हीं को मैं इंडिविजुअली ऐड करूंगा, ठीक, उन्हीं को मैं इंडिविजुअली ऐड करूंगा, दैट विल गिव मी द मेजर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मैं बोलूंगा सिंपली द रेजिस्टेंस जितनी भी यहाँ पर ऑफर होगी, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मैंने पहले भी बताया आपको, इसको मैं आई से डिनोट करूंगा, ठीक। अगर मैं आपको इसके यूनिट्स की बात करूंगा तो आई जो होता है बेसिकली प्रोडक्ट होता है मास का और डिस्टेंस या पोजिशन वैक्टर जो होता है उसके स्क्वायर का, ठीक। तो मैं इसके यूनिट्स कैसे बोल सकता हूँ, मैं बोलूँगा यूनिट्स of I, units of I will be equal to kg, that means units of mass multiplied by units of position का square, that means मीटर का स्क्वायर। आई होप दैट मेक्स सेंस। अगर हम इसके पर्टिकुलरली बात करेंगे, क्या स्केलर क्वांटिटी है, नो। क्या ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, नो। ये ना ही स्केलर क्वांटिटी है ना ही ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक टेंसर क्वांटिटी होती है। ये भी आप याद रखिएगा, ये ना स्केलर क्वांटिटी है ना ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, राइट।
After that, values of moment of inertia for simple geometric objects. अब अगर हमारे पास कुछ सिंपल शेप्स होंगी, उनके केस में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट थिंग, अगर आपके पास यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर होगा, याद रखना, अगर आपके पास यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर होगा तो आई जो होगा उसकी वैल्यू होगी 2/5 mr². 2/5 mr². दिस विल बी अलॉन्ग डायमीटर. यहाँ पर मैं d लिख के रखूंगा ब्रैकेट में, राइट. और अगर मैं टेंजेंट के अलॉन्ग देखूंगा, दैट आई जो होता है दैट विल बी इक्वल टू 7/5 mr². इसको मैं यहाँ पर लिख के रखूंगा अलॉन्ग द टेंजेंट. आई होप दैट्स क्लियर. इसके बाद अगर मेरे पास एक यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर होगा जिसका मास m होगा, जिसकी लेंथ l होगी, जिसकी रेडियस r होगी, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ ऑफ mr² के इक्वल टू आ जाएगा. ठीक, हाफ ऑफ mr² के इक्वल टू आ जाएगा. इसको मैं लिखूंगा ओन एक्सिस. अलॉन्ग ओन एक्सिस इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/2 mr². सिमिलरली अगर मैं सेंटर से देखूंगा, जो परपेंडिकुलर होगा इसकी लेंथ का, राइट. फॉर एग्जांपल दिस इज द सेंटर, दिस इज द सिलेंडर, राइट. ये इसकी अपनी एक्सिस है. अगर यहाँ से मैं देखूंगा, वो एक ऐसी एक्सिस है जो सेंटर से पास होगी और परपेंडिकुलर होगी इसकी लेंथ पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दैट केस दैट विल बी इक्वल टू m. दिस विल बी l² / 12 प्लस r²/4. ये भी आप याद रखिएगा, ये अगेन इंपॉर्टेंट है, राइट. ये डायरेक्टली आपको याद ही रखने हैं. आफ्टर दैट अगर हमारे पास यूनिफॉर्म सॉलिड रॉड होगी जिसका मास फॉर एग्जांपल मास है m, जिसकी लेंथ है l, तो अगर मैं उसकी एक्सिस देखूंगा जो कि सेंटर से पास होगी और परपेंडिकुलर होगी किसके, रॉड के, तो आई की वैल्यू याद रखना, वो होती है 1/12 ml², where m is the mass of that particular rod and l जो होती है वो लेंथ होती है उस पर्टिकुलर रॉड की, राइट. यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, अगर हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क होगी जिसका मास होगा m, जिसकी रेडियस होगी r, तो अगर हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे अलॉन्ग द एक्सिस जो पास होती है थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर होती है प्लेन ऑफ द डिस्क के, तो अलॉन्ग दैट मैं बोलूँगा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ mr², और ये होगी एक्सिस. और अगर मैं डायमीटर के अलॉन्ग देखूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है 1/4 mr² डायमीटर. ठीक है, एक्सिस के अलॉन्ग जो होता है वो ट्वाइस होता है एज दैट ऑफ अलॉन्ग द डायमीटर. आई होप दैट्स क्लियर. आई होप दैट मेक्स सेंस एज वेल. That's radius of gyration. What's radius of gyration? Radius of gyration हम simply बोलते हैं it is the distance from the axis of rotation to a point where the masses of an object could be concentrated. अगर हमारे पास एक सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसके अराउंड बहुत सारे मासेस है. दिस इज m1, दिस इज m2, इस साइड भी है, दिस इज m3, इसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज r3, इसका है r1, इसका है r2. तो इन दिस पर्टिकुलर केस अगर मुझे यहाँ पर रेडियस ऑफ जाइरेशन को फाइंड आउट करना होगा, मैं कैसे करूँगा? रेडियस ऑफ जाइरेशन को मैं फाइंड आउट करूँगा, मैं बोलूँगा दिस विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पर्टिकुलर डिवाइडेड बाई टोटल मास, इसी का रूट. ये मेरे पास बन जाएगी रेडियस ऑफ जाइरेशन. याद रखना रेडियस ऑफ जाइरेशन को मैं डिनोट करता हूँ k से. ठीक, तो मैं बोल सकता हूं जो k होता है ये होता है रूट ऑफ i डिवाइडेड बाई m, वेयर i इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड m इज द टोटल मास. अब अंडरस्टैंड करना, ये जो i है इसको मैं अगर मैं m को बाहर रखूंगा, जो सारे मास है बेसिकली ये जो i है इसको मैं लिख सकता हूँ m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस डैश डैश. ये जो m है अगर सारे मासेस इक्वल होंगे तो इस m को मैं बाहर निकालूंगा. ठीक, तो अगर मैं इस m को बाहर निकालूंगा तो अंदर मैं क्या रख सकता हूँ? मैं रख सकता हूँ r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस डैश डैश और rn का स्क्वायर, जितने भी मासेस मेरे पास होंगे डिवाइडेड बाई नीचे से ये जो कैपिटल मास है इसको भी मैं बाहर निकालूंगा, m और m कैंसिल आउट हो जाएगा. तो मेरे पास सिंपली एक सिंपल सा रिजल्ट आएगा, दैट इज जो रेडियस ऑफ जाइरेशन होगी दैट विल बी इक्वल टू r1² प्लस r2² प्लस rn² whole divided by n. n represents the number of particles, the number of objects जो वहाँ पर होंगे, और ये बेसिकली इसका रूट है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ पावर 1/2, क्योंकि पावर 1/2 एंड रूट जो है इसकी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है. ठीक, अब यहाँ पर देखना रेडियस ऑफ जाइरेशन बेसिकली क्या है? रेडियस ऑफ जाइरेशन एक रेडियस ही है, एक डिस्टेंस ही है. ठीक, तो अगर मैं इसके SI यूनिट की बात करूँगा
तो अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करूंगा तो सिंपली इसका जो SI यूनिट होगा, तो इसका जो SI यूनिट होगा दैट विल बी मीटर, जो रेडियस का होता है या जो लेंथ का होता है, ठीक। और इसके बाद रेडियस ऑफ जाइरेशन जो होता है ये डिपेंड करता है शेप एंड साइज पे, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज, डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज। ये शेप पे भी डिपेंड करेगा और ये साइज पे भी डिपेंड करेगा, एक बॉडी का जो साइज होता है उस पे भी डिपेंड करेगा। इसके अलावा ये पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा और ये कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। और इसके अलावा ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, लाइक मैं बोलूँगा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी मासेस की, उस पर भी ये डिपेंड करेगा विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आई होप दैट्स क्लियर एज वेल। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट्स पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थॉर्म। सबसे पहले हम देखेंगे पैरेलल एक्सिस थॉर्म को। ये क्या बोलती है? ये बोलती है इट रिलेट्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पैरेलल एक्सिस थ्रू अ सेंटर ऑफ मास। अगर हमारे पास एक प्लेन लेमिना होगा, ठीक है, हमारे पास फॉर एग्जांपल दिस इज द सेंटर ऑफ मास, आई सेंटर ऑफ मास, ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द सेंटर ऑफ मास। तो अगर मुझे यहाँ पर और एक एक्सिस में यहाँ पर ड्रा करूंगा और मुझे फाइंड आउट करना है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस आई एक्सिस, और इसको मैं नाम दूंगा फॉर एग्जांपल दिस इज ए, राइट। तो सिंपली ये जो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस होगी, अंडरस्टैंड करना, फॉर एग्जांपल ये इस एक्सिस से d डिस्टेंस की दूरी पे है, तो सिंपली अकॉर्डिंग टू दिस पैरेलल एक्सिस थॉर्म अगर मैं I देखूंगा दैट मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से देखूंगा दैट विल बी इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास, ये वाला,